आरजेएस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और इस बार स्वास्तिक लॉ एकेडमी में सबसे ज़्यादा अब तक के सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हुए। 50 से ऊपर स्टूडेंट हैं जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, जो क्लासरूम के स्टूडेंट हैं, टेस्ट सीरीज मॉक इंटरव्यू कुल मिलाकर 100 से ऊपर स्टूडेंट है, 100 के आसपास स्टूडेंट हैं। 125-26 के आसपास जो स्टूडेंट हैं वो सिलेक्ट हुए, जिनमें से आधे से ज़्यादा बच्चे मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं, जिनमें आज हालांकि अभी दीपावली है, सब लोग घर गए हुए हैं। अंशुमान वशिष्ठ जयपुर का ही रहने वाला है। अंशुमान वशिष्ठ ने 66वीं रैंक प्राप्त की है और अंशुमान ने इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं, 26 नंबर प्राप्त किए हैं। अंशुमान वशिष्ठ को आरजेएस बनने की बहुत बहुत बधाई। अंशुमान का ये दूसरा तीसरा अटेम्प्ट था। प्रेजेंट में अंशुमान जेएलओ है, जेएलओ में भी इन्होंने 15वीं रैंक प्राप्त की और जेएलओ के इंटरव्यू में इन्होंने 25 में से 20 मार्क्स प्राप्त किए, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और अंशुमान ने इस बार सफलता प्राप्त की, क्योंकि अंशुमान को मैंने इस बार कहा था कि आरजेएस मेंस के जितने भी मॉक टेस्ट पेपर हैं वो आपको सारे देने हैं, एक भी आपको छोड़ना नहीं है। 60 पेपर का जो प्लान था वो कंप्लीट इन्होंने दिया। डेली ये कहता है कि मैं डेली 1-1.5 पेन मेरा खत्म हो जाता है लिखते लिखते, और उसका नतीजा है कि अंशुमान इस बार आरजेएस बन गया। ठीक है, तो अपनी सफलता की स्टोरी खुद अंशुमान बताएंगे। स्वास्तिक परिवार की ओर से, अपन सबकी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले मैं स्वागत करेंगे अंशुमान का। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आओ अनिल जी सर भी आगे, हिंदी वाले, हिंदी में बहुत अच्छी मेहनत कराते हैं, ये भी स्वागत करेंगे अंशुमान का। आप लोग आना चाहो आ जाओ आप स्वागत के लिए, अगली कड़ी अगली बार आपकी होगी। आ जाओ अपनी इच्छा से, आप शर्माओ मत, मालाएं हैं, लड़कियां बुके दे सकती हैं। आ जाओ, अभी एक एक करके सबको बुलाएंगे। जो भी आरजेएस में पढ़े हुए स्टूडेंट हैं सब आपको मोटिवेशन देने आएंगे, सब आपको बताएंगे उन्होंने अपनी सफलता कैसे प्राप्त की। ये मुझे दे दे, लो दे दे। लो मुझे दे, माला पहनो आप, लो मंजू। आप लोगों को भी अगली बार इस स्टेज पे मैं आमंत्रित करूंगा, बट उसके लिए आपको डेली 10 घंटे पढ़ना होगा। आरजेएस बनने की अपनी पूरी स्टोरी है जो अंशुमान खुद बताएंगे आपको, मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, खुद बताएंगे। अंशुमान को दे रहा हूँ मैं, अंशुमान। ठीक है सर, आवाज आ रही है? तो आपको सभी लोगों को मेरा नमस्कार, सादर वंदे। एक आप सब लोग इतने सीरियस मोड में कैसे बैठे हुए हैं? थोड़ा सा चेहरे पे अपने पे स्माइल होनी चाहिए। आवाज कम आ रही है क्या? हाँ। तो मैं भी ये जानता हूँ कि सर तो खैर जो मेरे विषय में कह रहे हैं उसमें आप ये मान के चलिएगा कि सर की एक लगाव की स्थिति मेरे से थोड़ी ज़्यादा है, इस वजह से भी बात है। बाकी जिस मोमेंट पे आज आप मुझे देख रहे हैं ना, इस मोमेंट पे वर्ष 2016-17 के बाद में 17 की स्थिति थी, तब से मैं सर से जुड़ा था। और कभी मैं भी यहीं बैठता था, पहले तो पुरानी कोचिंग थी सर की, वहां पे मैं उस समय से जुड़ा था। और एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे आपसे कहना चाहूंगा कि मैं सर का बिल्कुल मतलब इसमें कोई मिलावट वाला स्टूडेंट नहीं हूँ। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 154, 155, 156 है ना,
उसमें अपन मिलावट कर देते हैं कोई चीज की। मैं वो वाला स्टूडेंट नहीं हूँ। शुद्ध रूप से मैंने सर के पास ही पढ़ाई करी, और ना ही मैंने कहीं और कोई टेस्ट सीरीज वगैरह कोई भी कैसी भी स्थिति कहीं से नहीं ली। मैंने कहा मुझे जब मंजिल मिलनी होगी मिल जाएगी, लेकिन संकल्प मेरा एक ही था कि मैं एक रास्ते पे चलूं। तो सर ने उसमें मुझे काफी मतलब मार्गदर्शित किया है। ये तो खैर बहुत छोटा तथ्य रखने का। अब हम सर्वप्रथम तो ये जान लेते हैं कि आज हम मिल क्यों रहे हैं। पहला कारण तो ये है कि कारण सिर्फ ये है कि क्या मैं आरजेएस बना हूं और इसलिए हमारी मुलाकात हो रही है। तो फिर तो ये मुलाकात पहले भी हो सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आज वो दिन आया है कि जिस दिन कुछ चीजें निर्धारित होती हैं, ये चीजें क्या है समय के साथ समझ में आती हैं। शुरू में तो अपने को लगता है कि हम ये कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, अपनी प्लानिंग चलती है, लेकिन कुछ समय बाद समझ में आने लग जाता है कि शायद कुछ चीजें पहले से भी निर्धारित हैं और हमें निरंतर काम करते रहना है। आप में से इंग्लिश मीडियम के बच्चे कितने हैं? एक बार हाथ उठा के एक बार। अच्छा, और रेस्ट हिंदी मीडियम से हैं, तो मैं दोनों में आप कंफर्टेबल रहेंगे इस तरीके से व्याख्या करूंगा। हाँ सर। एक तो अपनी भारतीय संस्कृति में सबसे पहली स्थिति ये है कि स्थान भगवान से भी ऊपर अगर किसी का है तो गुरु का है। ये बातें अपन को सैद्धांतिक लगती हैं, अपन किताबों में पढ़ते हैं, समझते हैं, और ऐसा नहीं है कि व्यावहारिक रूप से लागू नहीं होती हैं, इम्प्लीमेंट भी होती हैं अच्छे तरीके से। लेकिन सबसे मुख्य चीज जो है वो ये है कि अगर ऐसा गुरु मिलते हैं व्यक्ति को, तो फिर मैं उनको बहुत भाग्यशाली स्थिति में रखता हूँ। और मेरा जब लीगल ऑफिसर में चयन भी हुआ था, उस समय भी मैंने ये बात कही थी, और आज मैं दोबारा इस मंच से इस बात को कहता हूँ कि बहुत ही भाग्यशाली हैं वे लोग जिनको गुरु का हाथ मिलता है। क्योंकि देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको, किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से तो न्यायिक सेवा का, जुडिशरी का एक जो सबसे प्रतिष्ठित एग्जामों में से एक है, एडीसीए के बाद हम जिस परिस्थिति को रखते हैं जानते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी जर्नी 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में समाप्त हो जाएगी, 8 महीने में समाप्त हो जाएगी। टू वेरी फ्रैंक विद यू, मैं आपसे बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा, ये जर्नी लंबी चलने वाली जर्नी है। और सर शायद पहले ही दिन इस बात को कह देते हैं कि भाई लॉ में आप ये मान के चलिए कि बूढ़े होने की स्थिति भी बन सकती है। तो ये इस स्थिति को आप अज्यूम करके चलिएगा कि समय लगता है इस प्रोसेस में। अब इस समय लगने की स्थिति में क्या है, आप लोग जब लंबा चलोगे तो कई बार अकेलापन ऐसी स्थिति में होता है, या फिर आपको सही व्यक्तियों का साथ नहीं मिला होता, तो फिर एक भटकाव की स्थिति पैदा होती है, और फिर वहां गुरु काम आते हैं। ये आपके संदर्भ में एक ऐसा तथ्य है जो आप जानते हैं और इसको महसूस भी करेंगे जब आप इस जर्नी को जिएंगे। दूसरी बात, अपन जिस बैकग्राउंड में है, जिस सेवा में है, अपने प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं, अपनी नियमावली ऐसी है, और अपने शासन की गरिमा ऐसी है कि अपन को एक मर्यादित आचरण में ही रहना होता है। तो कहीं ना कहीं ये एथिकल चीजें अपने व्यवहार के अंतर्गत शुरू से नहीं आती पहले दिन से, कि पहले दिन से ही हम खुद से इतने इस चीज को समझने लग जाएं। लेकिन जब गुरु हमें मिलते हैं, और सर तो लीगल फेटर्निटी में एक ऐसी स्थिति पर हैं, तो आपसे मैं यही कहूंगा कि आप स्वयं से ज्यादा अप्लाई करोगे ना चीजों को। मैंने करके देख ली है ये चीजें। जब मैंने, सर ने मुझसे हमेशा कहते थे, सर का बोलने का तरीका मैं सर एक बार बोल के बताऊं आप। सर कहते थे, जैसे मेंस की जब भी बात होती थी तो सर टेस्ट सीरीज में मुझसे बहुत नाराज हुए हैं। मैं इस बात के लिए सर से माफी भी चाहूंगा, और आज मुझे इसका महसूस भी हुआ है। मेरी स्थिति ये रही है कि मैंने गलती करके सीखी है। सर ने मुझे सुधारना पहले चाहा था। सर ने कही कि अरे अंशुमान, क्या यार, मेंस की टेस्ट सीरीज तुमने ज्वाइन नहीं करी है नहीं? तो सर मुझे हमेशा ये बात कहे। लेकिन मैंने जब पिछली बार दिया था, मेरा अंतिम बार भी इंटरव्यू कॉल हुआ था, उस समय भी कुछ मार्क्स कम रह गए। और उससे पहले मैंने मध्य प्रदेश न्यायाधीश का भी इंटरव्यू दिया था, तब भी मुझसे सर ने ये बात कही थी। और जब मुख्य परीक्षा दी थी, जब इंटरव्यू का चयन नहीं हुआ था उस समय भी सर ने मुझे बात कही थी। लेकिन इस बार ये मैंने एक तो इम्प्लीमेंट के तौर पे किया कि मैंने लिखना प्रारंभ किया सर के कहने पर। और देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, कोई भी व्यक्ति इस एग्जाम को जो समझने की स्थिति रखता है और जिसने लंबा समय बिताया, देखो मैंने तो मेरी जवानी दी है इस एग्जाम के लिए, मैं आपको बिल्कुल सच्चाई से बात कहना चाहूंगा। और ये सफलता, कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई मैंने एक लंबे संघर्ष के बाद मिली है, जो मुझे जानते हैं। कुछ जो नहीं जानते उनको ऐसा भी लग सकता है कि रातों रात भी व्यक्ति सफल होते हैं। तो मैं आपके सामने इस तथ्य को रखूंगा कि रातों रात मेरी जो सफलता है, ये 6 साल रात लंबी है। मतलब समझ रहे हैं आप, मेरी जो रात की लंबाई है ना, वो 6 साल से भी ज्यादा है। तो फिर ये रातों रात सफलता है, तो मैं खुश हूं कि मेरी रात की लंबाई 6 साल है। तो मेरे पास इतना अनुभव है, जिस इस क्षेत्र में जितना भी मैं सीख पाया हूं, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि मेंस परीक्षा में आप बिना लिखे
आप ये बात मानकर चलिए कि चयन में बहुत ही किसी की किस्मत में लिखा हो तो मैं कहूंगा नहीं, अदरवाइज चयन में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो आप लिखना प्रारंभ करिए। और लिखने का प्रारंभ का तरीका यह है कि सर की टेस्ट सीरीज वगैरह के तो आपके पास में संसाधन उपलब्ध हैं ही, वो तो आप उस पर काम करेंगे ही। और उसको अक्षरशः मान लीजिए, उसमें जैसे मैंने देखा है टेस्ट होता है तो लोग भाग जाते हैं सर, संस्थान में से गायब हो जाते हैं, ये स्थिति ऐसी होती है। ये हमने भी करी थी ऐसी स्थिति की, टेस्ट होता था उस दिन नहीं आते थे, तो फिर शाम को सर का वही स्थिति, क्या यार अंशुमान तुम दे वो चीजें सर कहते हैं। तो लेकिन इन सबके बाद में आप लिखना प्रारंभ करिए, और आपके मन में ये विचार भी आएगा कि लिखना कहाँ से है, कैसे शुरू करना है, क्या चीजें करनी है। इनको आप जब आप लिखने बैठेंगे, जैसे आपने सामने कॉपी है, पेन है, मैं आपको बिल्कुल तरीका बता रहा हूं, तो आपको ये महसूस होएगा कि मैं लिखूं क्या, जैसे मेरे साथ होता था ये चीजें। लेकिन कुछ समय के बाद में आपके पास एक स्वतः ही एक ऐसा शैली डेवलप हो जाएगी, एक ऐसा मॉडस ऑपरेंडी डेवलप हो जाएगा कि पेन आपका फ्लो में चलेगा। अब इसके लिए क्या किया मैंने, प्रेस्क्राइब जो सर के जैसे क्वेश्चंस हैं, उन किसी भी क्वेश्चंस को आप एटेंडम उठा लो लंबे समय में, और उनको लिखने का नियमित अभ्यास करो। समय का भी पाबंदी मत रखो, आप पहले पहले आप अपने आराम से लिखो। जब आप लिख लोगे तो आपको पता चलने लग जाएगा कि मेरे उत्तर की फ्रेमिंग क्या है, और उस उत्तर के बाद में आपको चेक करवाने की सुविधा भी उपलब्ध है कि आप चेक करवा सकते हो अपने उत्तर। फिर खुद को भी एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि आप सर को भी बहुत परेशान नहीं करोगे, आप खुद ही आकलन करने लग जाओगे कि मेरी यहाँ गलती है, यहाँ नहीं है, ये क्वेश्चन मुझे करवाना चाहिए, चेक नहीं करवाना चाहिए। ये सब चीजें क्या करती हैं कि कहीं ना कहीं हम इस कंपटीशन में गलती करते हैं, सीखने में बहुत समय लगाते हैं, इसलिए टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाती है लंबी। दूसरी बात, आप किसी भी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, मैं राजस्थान न्यायिक सेवा के तौर पे भी बात कर रहा हूँ, अदर स्टेट की भी मैं बात कर रहा हूँ, आप मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है मान के चलिए, अगर आपने कोई वैकल्पिक रास्ता ले रखा है तो वो कोई गलत बात नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते अपन केवल आरजेएस पर ही तैयारी रखे चलें। आप अपना होल सोल फोकस आरजेएस पे रखिए, लेकिन ऑल्टरनेटिव जो आपके मार्क्स हैं तो उसमें आप चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे इन सभी स्टेट्स को आप अपने साथ लेके चलिए। इससे क्या होगा, जैसे सर हमेशा बोलते हैं कि भाई तैयारी में जो बीच में गैप आता है, जब हमें लगता है ना कि यार अब हमें पढ़ना चाहिए इस समय या नहीं पढ़ना चाहिए, मन में कैसा उलझन होता है ना कि टाइम खराब हो रहा होता है और निकटवर्ती कोई लक्ष्य हमारे सामने होता है, तो इस स्थिति में ये एग्जाम्स हमारे बहुत काम आते हैं। मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा के मैंने साक्षात्कार दिए, उस अनुभव से भी मैं आपको बता रहा हूँ, और अभी लीगल ऑफिसर के भी मैंने साक्षात्कार दिया, मेरा चयन भी हुआ सर के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से। तो उस संदर्भ में भी मैं कह रहा हूँ, आप अपने लक्ष्य एक बार जरूर बीच में ऐसे लक्ष्य रखिए कि जो आपको लंबे लक्ष्य तक पहुंचा सके। तैयारी में लीप नहीं आएगा आपके में, क्योंकि देखिए इस तैयारी का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, दो शत्रु हैं। एक शत्रु तो आपकी जेब में रह रहा है, वो है मोबाइल, और दूसरा इस तैयारी का शत्रु है जो सबसे तौर पे मैं मानता हूँ कि इस तैयारी में परसिस्टेंस रहना, एक तरीके से लगातार रिलेंटलेस अप्रोच से काम करना, ये चीजें कई बार मुमकिन नहीं हो पाती हैं। और वे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली हैं जिनका साल भर में चयन हो जाता है, लेकिन उनकी संख्या बहुत चुनिंदा होती है। और उसके बाद जब आप लंबा इस फेज को बिताते हैं तो आपको चीज महसूस होने लगती है कि ये एक जो लगातार आप पढ़ने का जो तरीका है, आपका रिलेंटलेस जो अप्रोच है, इसको बनाए रखना बहुत कठिन है। तो इस वजह से आप अपने निकटवर्ती कुछ लक्ष्य अवश्य रखिए, चाहे मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा रखो, चाहे दिल्ली रखो, कोई भी आप कुछ भी चीज कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्यों से जुड़े रहिए और सर के सानिध्य में आप पढ़ते रहिए। ये तो एक पढ़ाई का एक फैक्चुअल फैक्ट है। कल मैं जब सर ने मेरे से कहा था कि मुझे आना है, तो मैंने आपकी कुछ समस्याओं को एड्रेस किया जो मैंने इस संदर्भ में फील करी है, महसूस करी है, देखी है। क्योंकि मैं यहाँ पर आऊं और एटेंडम बोल के चला जाऊं, ऐसा मेरा उद्देश्य कतई भी नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक है कि मैं यहाँ जितनी भी देर आपको दूं, वो आपके जीवन में अगर उसका मतलब दसवांश भी फायदा आपको मिल जाए, 1/10 भी मिल जाए, तो मैं समझूंगा मेरा यहाँ जितना भी समय देना है वो सार्थक हुआ। तो इन चीजों को आप बिल्कुल गंभीरता से सोचिए कि तैयारी में आने वाली दिक्कतें किस स्तर की हैं। सर 2 मिनट इस विषय पर बात कर सकते हैं ना? जैसे सर तैयारी की एक स्तर पर दिक्कतें आती हैं, एक तो स्थिति है स्ट्रेटजी के स्तर पर कि आपको रणनीति नहीं समझ में आ रही। जैसे मैं नॉन जुडिशियल बैकग्राउंड का एक बच्चा हूं, मेरे घर में कोई न्यायिक सेवा में व्यक्ति नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, तो मैंने गलतियों को कर को खुद सीखा। आपकी भी कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके घर में कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है, तो आपको खुद गलती करके सीखना है। इस स्ट्रेटजी के संदर्भ में पहली गलती हमसे होती है प्री का नशा करने की, और मैं बिल्कुल खुले मन से स्वीकार करता हूं गलती मैंने भी करी है। प्री का नशा करना, समझ रहे हैं मेरी बात? प्री का नशा क्या हो सकता है, एक एंटिसिपेट कर रहे होंगे चीजों को। प्री का नशा इस एग्जाम का सबसे खतरनाक नशा है, क्योंकि हमें लगता है कि हम जज बन रहे हैं तो हम प्रीलिम्स पे फोकस कर रहे हैं।
प्रीलिम्स पे फोकस करने के साथ में कोई गलत नहीं है कि प्रीलिम्स को हम फोकस ना करें, लेकिन उसी प्रोसेस को जी लेना वो बहुत गलत तथ्य है। तो प्री का नशा है ना, आप लोग, मेरा जो आपको एक सुझाव के तौर पे है, जितना मैं सीख पाया हूँ उस प्रोसेस में, प्री का नशा मत करिएगा भाई, और नहीं, ये बहुत दिक्कत वाली बात है आपके लिए। प्री के नशे में सबसे दिक्कतें क्या है कि आप मेंस की सीरियसनेस जो एक एग्जाम के संदर्भ में होनी चाहिए, वो पर्सपेक्टिव आपका जीवित नहीं रह पाता है। और आपको सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब आप मेंस में पहुंचते हैं तो आपके सामने एक ऐसा मतलब डिलेमा क्रिएट होता है कि अब मैं करूं तो करूं क्या। इसलिए मुख्य परीक्षा को आधार रखते हुए, प्रीलिम्स को सीरियसली नोटिस करते हुए आप तैयारी करिए, और प्री को सिर्फ इतना मानिए कि प्री मुझे इस तरीके से पास करनी है कि मुझे ये किंतु परंतु वाली स्थिति में ना रहे कि मैं इस बॉर्डर लाइन पे हूँ, इतने प्रश्न डिलीट हो रहे हैं, इतनी चीजें हो रहे हैं। मेरे तो प्रीलिम्स में ही मतलब जो मैं तैयारी जिस संदर्भ में चल रहा था, शुरू से ऐसे मार्क्स रहे हैं कि मेरी प्री का अंतर लगभग 10 से 15 नंबर रहा है आराम से। इस बार भी प्री का नंबर अच्छा खासा रहा, क्योंकि मुझे पता है मेंस में आप पहले दिन से 100% डेडिकेट दे ही तभी पाएंगे, हो ही तभी पाएंगे जब आपकी प्रीलिम्स बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर है। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात, प्री का नशा करने के बाद में मेंस की रणनीति पे मैं आपसे फिर दोबारा इस तथ्य पे जोर दे रहा हूं, सर की दी हुई जो आपकी आंसर शीट्स हैं उनको फिल करिए, और अपना ज्ञान मत लगाइए किसी संदर्भ में कि नहीं हमें ऐसे कर लेना है, हमें ये कर लेना है या अनसुना कर लेना है। ये चीजें आपको समझ आएंगी, फिर लेट समझ में आएंगी तो टाइम लगता है। ये गलती बिल्कुल मत करिएगा भाई, मैं आपसे बिल्कुल इस संदर्भ में स्पष्ट कहना चाहता हूँ। तीसरा फेज है इस एग्जाम के संदर्भ में, इंटरव्यू का फेज। जैसे हम देखते हैं प्री, तो मैं हमेशा सर के सामने भी बोलता हूँ, पी इक्वल्स टू प्रेशर, मतलब प्रीलिम्स इक्वल्स टू प्रेशर। जिन बच्चों की प्रेशर हैंडल करने की क्षमता बहुत अच्छी है वो प्रीलिम्स में हमेशा अच्छा स्कोर करेंगे, आप देखना। क्योंकि प्रीलिम्स प्रेशर का एग्जाम है, टोटली प्रेशर का एग्जाम है। कैसे प्रेशर का एग्जाम है कि आपको ऑब्जेक्टिव सोच रखनी पड़ती है। मेरी जो सोच है, एक्स व्यक्ति की भी वही सोच है, वाई व्यक्ति की भी वही सोच है, तभी आपकी प्रीलिम्स पास होगी। सही है गलत है ये बात? ठीक है ना? ऐसा तो हो नहीं सकता सब्जेक्टिव अप्रोच से कि मेरी सोच अलग है, एक्स व्यक्ति की सोच अलग है और हम सेम कट ऑफ पे स्टैंड कर जाएं, संभव ही नहीं है ऐसी चीज। तो पी का मतलब है कि प्री एग्जाम जब भी बात कर रहे हैं तो हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, और ये प्रेशर फील होगा आपको वहां 2 घंटे में। कई तो आप में से लोग देख भी पा रहे होंगे, चाहे हमारे ऑनलाइन साथी हो ऑफलाइन साथी हो, आप देख पा रहे होंगे कि प्रीलिम्स प्रेशर का एग्जाम है। इस एग्जाम का प्रेशर महसूस करना और इससे देने से बचने के लिए सबसे बड़ी बात है, इस प्रेशर से आप मॉक्स लगाइए सर के पास में, आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करिए, और प्रीलिम्स में मैं मान के चलता हूं इतना हार्डशिप नहीं आएगी अगर आपने ढंग से एक बार बेयर एक्ट को, जैसे सर हमेशा इस बात को कहते हैं, और मैं एक बात बताऊं आपको, ये बात बहुत सैद्धांतिक सी बात नहीं है, मतलब आप इसको स्पष्ट आराम से समझ सकते हैं कि कानून की आत्मा को अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं बेयर एक्ट को, अब आप लोग 10 जगह भटक रहे हैं, आज ये नोट्स पढ़ लूं, कल ये चीज पढ़ लूं, फिर मैं कल ये चीज कर लूं। कई कई तो मैंने ऐसे भी अपने संदर्भ में साथी देखे हैं जो पीछे बैठते हैं तो सर को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार की गतिविधियों से दूर रह के आप सिर्फ अर्जुन की तरह फोकस करो और ये सोचो कि मुझे प्रीलिम्स में उस खतरे की घंटी से कैसे बाहर निकलना है, कि मैं किसी रिट विट के चक्कर में ना पड़ूं, मैं किसी डिलीट के चक्कर में ना पड़ूं। ये सब चीजें सोचने के लिए आपके पास एक गाइडेंस चाहिएगा और वो आपको सर के पास मिलेगा, और मेरी बातें आपके मन में रहेंगी जब आप पढ़ने बैठेंगे, जब ध्यान रखेंगे। क्योंकि प्रीलिम्स बहुत घातक एग्जाम हो जाता है जब आप बॉर्डर लाइन पास होते हो, और ये आपके मेंस की हत्या कर देता है तुरंत प्रभाव से। समझ रहे हैं मेरी बात? इसमें 1% भी ये कोई दया नहीं बरतता। तो इसलिए मेंस के दृष्टिकोण में अगर आपको मेंस की अच्छी तैयारी करनी है तो प्रीलिम्स को अच्छे ढंग से पास कर लीजिए, इतना आवश्यक है बस। दूसरी बात, मेंस क्या एग्जाम है, मैं हमेशा बोलता हूं एम इक्वल्स टू मास्टरी। जिस व्यक्ति की कानून में गहन पकड़ है, जिसकी राइटिंग आर्ट अच्छी है और जो अपने को लिखित रूप में सही एक्सप्रेस कर सकता है, वे व्यक्ति मेंस की परीक्षा को बहुत ही अच्छे ढंग से हैंडल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए, तो फिर मैं इस तथ्य पे आ रहा हूं कि आपको टेस्ट सीरीज का साधन लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास सुविधाएं उपलब्ध हैं। फिर माता पिता आपको यहाँ इतनी दूर भेज भी रहे हैं, तो आप फिर इस चीज में अपने मन में बैरियर मत बनाइए कि नहीं मैं लिखूंगा नहीं, या सर की बात जो सर ने कह दिया आप सर को दिखाइए और चेक करवाइए, और कोशिश करिए यार कि सर का आशीर्वाद मिल जाए आपको, तो कहीं ना कहीं मन में बहुत हिम्मत देता है। मुझे याद है वो कठिन समय जब मेरा इंटरव्यू कॉल हो रहे थे लगातार, लेकिन मेरा चयन नहीं हो पा रहा था अंतिम तौर पे कहीं भी, तो सर मुझे हमेशा कहते थे, अरे अंशुमान ते टेंशन क्यों करता है यार, ठीक है मैं बैठा हूं आराम से, तू तो पढ़ाई कर ले, जब तक करना है आराम से, नहीं हो तो मेरे पास आ जाना। ये जिस समय आपको भरोसा मिलता है ना, आपको ये लगता है कि नहीं यार हम यहाँ ब्रैकेट में ऐसे नहीं बैठे हैं, जीरो बैठे हैं कि कल को कुछ नहीं मिला तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये भरोसा आपको गुरु दे सकते हैं। इस प्रोसेस को वास्तव में समझिए, आपको बहुत मदद मिलेगी।
फिर इसके बाद हम इंटरव्यू की फेज की बात करते हैं। तो इंटरव्यू मैंने अभी रिसेंटली तो 2 फेज किए हैं, उससे पहले मैं 2 फेज और भी कर चुका हूँ, जैसे एक एमपी का मैंने फेस किया है और राजस्थान का फेस किया है। पहले इंटरव्यू की स्थिति तो ये थी कि जब मैंने मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा का इंटरव्यू दिया था तो मेरी स्थिति थी आया राम गया राम। 5 बजे मेरी एंट्री हुई इंटरव्यू हॉल में और 4:58 पे मैंने मेरे पिताजी से बात करी। उस समय क्या है, वहां फोन अलाउड रहता है, हाईकोर्ट में होता है, तो बाहर आके मैं पापा जी अब जा रहा हूँ आशीर्वाद लेके। 5 बजे एंट्री हुई, 5:05 पे मेरा इंटरव्यू समाप्त और मैं बाहर। और मैंने उसी समय कह दिया कि हाँ मेरा चयन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस गलती से मैंने सीखा कि उन्होंने मेरा प्रेशर चेक करने की कोशिश करी इंटरव्यू में कि मैं प्रेशर हैंडल कर पाता हूं नहीं कर पाता हूं, मैं किसी क्वेंट्री में तो नहीं हूं। और उसमें कहीं ना कहीं मेरा फर्स्ट साक्षात्कार था, तब भी सर ने मुझसे एक बात कही थी कि मेरे पास मॉक देने आ जाना। पर मैंने सोचा हाँ अपन चैंपियन है, आराम से क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये सब चीजें जब मुझे महसूस हुई तो मुझे 5 मिनट इंटरव्यू चला और मुझे पता चला कि मेरा यहाँ चयन बहुत कठिन है, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी सकारात्मक नहीं रहा रवैया। ये समय बीता। इस समय के बाद में जब मैं 5 मिनट में बाहर आया तो मैंने विचार किया कि इंटरव्यू की लेवल पे कौन सी दिक्कतें हमें महसूस करनी पड़ रही हैं। तो पता है मैंने एक चीज एड्रेस करी और मैं आपसे शेयर करता हूँ, बहुत काम आएगी, आप ध्यान रखना मेरी बात जब आप उस फेज में पहुंचेंगे दोबारा। कि इंटरव्यू में एक सिचुएशन हमारे साथ ऐसी आती है कि हम भाग जाना चाहते हैं वहां से, क्योंकि वो आपसे कुछ प्रश्न, अरे भाई आपकी कोर्ट में अजमल कसाब खड़ा है और आपकी हालत खराब हो रही है, तो वो वहां तो प्रेशर चेक करेंगे ना कि आप जिस कोर्ट में खड़े हो, जिस कोर्ट में बैठे हो, पदासीन हो, वहां आतंकवादी आपकी कोर्ट में उपस्थित हैं, लाए गए हैं और आपकी हालत खराब हो रही है। तो फिर इंटरव्यू में मार्क्स किस आधार पे देंगे? वो उनको लगना तो चाहिए ना व्यक्ति है दमदार यार, नहीं नहीं यार ये उद्धार करेगा सर जुडिशरी का। तो ये सब चीजें आपको कैसे आएंगी? तो आपको वो प्रेशर झेलना पड़ेगा। एमपी में मैं 5 मिनट में जरूर आया था, लेकिन उसने मुझे मैसेज दिया कि अंशुमान अब तुम्हें रुकना पड़ेगा इंटरव्यू में, वो तुम्हारा एग्जामिन करेंगे, तुम्हें रुकना पड़ेगा। ये स्ट्रेटजी मेरी राजस्थान न्यायिक सेवा के इंटरव्यू में भी काम आई। और जूनियर लीगल ऑफिसर में मैं सर के पास मॉक देने आया था, तो सर ने मुझे 18 नंबर दिए, मेरे 20 नंबर वहां आए। तो क्योंकि देखिए मैं आपसे बहुत ही एक बात कहना चाहता हूँ, मैं भारत की सबसे जिस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ वहां क्या क्या है, कंपटीशन जनरल का इतना मार्जिन पे पहुंच जाता है ना कि किसी फेस की भी लड़ाई आपकी भाग्य पे नहीं चलनी चाहिए। मैं मानता हूँ भाग्य पे लड़ाई गई तो फिर अब आप 50-50 की स्थिति में हो। तो इसलिए फिर मैंने वहां जब इंटरव्यू दिया, 40 मिनट मेरा इंटरव्यू चला, 35 से 40 मिनट लीगल ऑफिसर का। तब मैंने सर से कह दिया था सर मेरा संतोषजनक हुआ है, और उन्होंने बहुत मुझे जांचने की कोशिश करी और लास्ट में कह ही दिया ये बात कि हमने आपकी बहुत रगड़ाई कर ली, अब कुछ इजी क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। तो इस चीज का फायदा मुझे मिला क्योंकि मैंने अपने अनुभव को यूज लिया और सर की बात को ध्यान में रखा, जो मैं पहले नहीं रख पा रहा था। जूनियर लीगल ऑफिसर के तौर पर सर जब रिजल्ट आया था, मैं वो भी आपको बताता हूँ, सुबह 5:30 बजे की बात है। सर को मैंने डिस्टर्ब बहुत किया है, पर वो डिस्टर्ब करने की हैसियत में आप पहुंच सको तब है आनंद। आप ये सोचो आज टेलीफोन कर दूं सर को 2 बजे, सर एंटरटेन थोड़ी करेंगे। सर पहले देखेंगे चीज को कि हाँ भाई कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिनको 2 बजे भी एंटरटेन किया जा सकता है कभी कभी। तो सर ने मेरे को तो झेला है उस संदर्भ में। तो सुबह की बात है, जब ये परिणाम आया था 5:30 बजे, मेरे एक बहुत खास मित्र उन्होंने मुझे सूचना दी थी। तो मुझे तो रोल नंबर देख के, क्योंकि मैं तो हर फेज में इंटरव्यू से बाहर हुआ हूँ, तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मेरे माता पिता ने दोनों ने देख लिए नंबर वगैरह, वो शिक्षित हैं बहुत अच्छे उससे हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा सर को फोन करो, और सर जब कह देंगे कि हाँ भाई 2018-600 मेरा रोल नंबर है, तब मैं मान लूंगा कि मेरा चयन हो गया है। अब सर को मैंने सुबह फोन कर दिया, 5:15 5:30 बजे की बात है। सर ने मेरा देखा और देखकर कहा कि हाँ भाई तेरा हो गया है, आज ये स्थिति है। तो तब मुझे जाके विश्वास हुआ। तो आप सोचो भरोसा बनता क्यों है? ये भरोसा इसलिए बनता है कि आपकी एक इनर ट्यूनिंग डेवलप होती है। आप पिता महसूस करोगे सर में थोड़े समय बाद में। देखिए एक पिता जो आपको जन्म देते हैं, दूसरे पिता जो आपको समाज से लड़ना सिखाते हैं, उन पिता की भूमिका तो खैर है ही है, ये तो मानी हुई है, लेकिन गुरु की भूमिका को महसूस करिए आप। तो मुझे भरोसा हुआ कि मेरा जूनियर लीगल ऑफिसर में इंटरव्यू के बाद चयन हो गया फाइनली 15वीं रैंक पे। तब मुझे ये चीज महसूस हुई। तो ये तीनों फेस की रणनीति हमारी ही है। अब आते हैं हम इस परीक्षा के दूसरे कारक पे, जिसपे पता है कभी बात ही नहीं होती। बात क्यों नहीं होती? क्योंकि वो कारक हमें प्रत्यक्ष नहीं देखता, और पता है वो लाभ भी नहीं पहुंचाता। तो आज इस मंच से, स्वास्थ्य लॉ एकेडमी के मंच से, मैं आपसे उस कारक पे जरूर बात करूंगा, क्योंकि अपन बाजारवादी सभ्यता के व्यक्ति नहीं है, ये संस्थान ऐसा भी नहीं है, अपन मन से जुड़ने वाले संस्थान में से हैं। तो मैं ये मानता हूं कि दूसरा फेज आता है मन के लेवल पे। एक समस्या तो आपकी हो गई गाइडेंस की, जो आपको फील होती है, दूसरी होती है मन के लेवल की। अब मन की लेवल की समस्याएं क्या हैं जो मन के स्तर पर आती हैं, वो समस्याएं समझना जरूरी है। पहली समस्या क्या आती है? ओवर थिंकिंग की। जो आप अब इस प्रोसेस को जिएंगे ना, तो आप डायरेक्ट पढ़ रहे हैं पर आप डायरेक्ट पढ़ नहीं रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं?
आज शाम को मम्मी ने मुझे ये बात कही थी, उस रिश्तेदार ने मुझसे ये कह दिया। और जिनकी आर्थिक समस्या है वो आर्थिक समस्या से जूझेंगे, जिनकी मानसिक समस्या ज्यादा है वो मानसिक समस्या से। पता है इस टॉपिक पे कोई बात ही नहीं करता, मतलब मुझे इतना दुख होता है संदर्भ में, जबकि सबसे बड़ा टॉपिक तो ये वही है। आप लाइब्रेरी में बैठो लेकिन दिमाग जीवित नहीं है, तो फिर कैसे मान लें कि आप लाइब्रेरी में है? ये मन की समस्या है ना। और सबसे बड़ी बात यार, अपन एक बात सोच के चलें कि अपन जवानी की अवस्था में है और अपन डिप्रेशन की स्थिति में जी रहे हैं, तो फिर बुढ़ापे में क्या हाल होगा अपना? ये भी तो एक पॉइंट है। युवा अगर निराश है राष्ट्र का, तो आप सोच के तो चलो फिर। जब वो अपन प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते, अरे अपने से अच्छी तो वो पीढ़ी थी जिसने राष्ट्र को आजाद करवा दिया, वो युवा भी तो थे, 23-23 साल के लड़के थे जिन्होंने राष्ट्र आजाद करवाया। अपन घर बैठे डिप्रेशन में जा रहे हैं। इस संदर्भ में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओवर थिंकिंग से बचना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप प्रोसेस के मजा लेना शुरू करिए। और ओवर थिंकिंग तभी ज्यादा होगी जब आप पढ़ोगे नहीं। पढ़ोगे तो कभी देख लेना आपको ओवर थिंकिंग महसूस नहीं करनी पड़ेगी। आपके बातें भी तभी चलेंगी जब आप पढ़ोगे नहीं। पढ़ने का मेरा मतलब है किताब खोलोगे तो ही बातें चलेंगी, आप मोबाइल चलाओ कभी भी बातें नहीं चलेंगी। दूसरी चीज, परमानेंट शत्रु आपकी जेब में है। अब ये देखना है, पहले तो क्या दुश्मनियां होती थी, राठौड़ी चलती थी गांवों में, अब कहीं नहीं, अब जेब में रहती है वो हमेशा, और तैयार रहती है किसी भी समय। उंगली होनी चाहिए और मोबाइल होना चाहिए बस। तो इस संदर्भ में आप कह रहे हैं, इससे थोड़ा सा आप समझ के चलिए कि जितना उसका उपयोग है वो सबसे बेस्ट है। हम उससे ये नहीं कह सकते कि भाग सकते हैं, लेकिन तीसरी बात, इस यात्रा में आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपसे ये कहेंगे कि भाई तेरा चयन नहीं होगा। तो पहली बात तो ये समझ के चलिए, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से ऐसे कहने वाले लोग दुष्प्रेरक की भूमिका में है। ठीक है, समझ रहे हो आप? अब बेटर आईपीसी की बात कर रहा हूँ, बीएनएस की बात कर रहा हूँ। उकसाते हैं कई तरीके पर, गलत तरीके से सहायता भी करते हैं। तो आपके पास फिर गुरु का विश्वास होना चाहिए, पीछे ये तो होना चाहिए कि मेरे पीछे कोई खड़ा है यार, कोई मेरे लिए कह रहा है। फिर एक मुझे इस संदर्भ में बहुत ही बढ़िया शेर याद आता है जो मैं अकेला बोलता था, कि आप सोचो जो व्यक्ति आपके लिए कह रहे हैं ना यहाँ पर कि आप नहीं कर पाएंगे, अरे यार इससे क्या होना है, इतने साल से जयपुर रह रहा है, जो बाहर के बच्चे हैं, या लड़कियों के संदर्भ में भी सोचे शादी वादी करो भाई, फ्री हो अपना। तो देखो फिर मैं एक बात कहूंगा कि उसूलों पे जहां आँच आए वहां टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आपके अंदर ये दम होना चाहिए इस चीज को लेके कि भाई एक दिन होगा वो, फिर पता है आप उस दिन बोलोगे नहीं किसी को भी, जो इस जर्नी में आपका साथ देगा नहीं देगा, आप किसी को भी नहीं बोलोगे। जब आप अंतिम रूप से चयन होगे परिणाम बोलेगा। और हम कहीं ना कहीं जिस फेटर्निटी में आते हैं, हमारे प्रोटोकॉल्स इस चीज की हमें आज्ञा ही नहीं देते कि हम किसी को कोई दो शब्द बोल के करें, हमारी तो कलम कर देती है काम। तो इस संदर्भ में ये चीजें आप विशेष रूप से ध्यान रखिए कि ये प्रेशर्स आएंगे आपको। जो बच्चे इकोनॉमिक तौर पे कठिनाई महसूस कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए, जो भी धनराशि आपकी यहाँ लगती है, जो भी आपके पैसे खर्च होते हैं, जितने भी, वैसे तो सर बहुत इस संदर्भ में काफी, मतलब मैंने देखी है सर की अप्रोच अच्छी रहती है, फिर भी आप ये मान के चलिए कि अपन अनावश्यक चीजों में भी बहुत पैसा व्यर्थ करते हैं। और इसके बाद भी सर के पास जो चीज मिल रही है वो उस स्तर से बहुत बड़ी है। वहां एक सिद्धांत काम आता है, जेरेमी बेंथम का आपने सुना है क्या नाम किसी ने? जेरेमी बेंथम का एक सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ यूटिलिटी, उपयोगितावाद का सिद्धांत। तो इस पढ़ाई से मिलने वाला सुख है ना आपका, और जो पैसे और परेशानी के दुख है उससे बहुत बड़ा है, समझ रहे हैं? तो इस संदर्भ में बिल्कुल अपना माइंडसेट क्लियर रखिए। तीसरी चीज जो मैंने इस संदर्भ में नोट करी है, जो हमें इस परीक्षा में फेस करनी पड़ती है, बीच में लीप से कैसे बचें, बीच में जो गैप आते हैं ना आपके, तो एक तो तरीका हमने बताया इस परीक्षा में, आप अदर स्टेट की रणनीति अपना सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है बचने के लिए। आप आराम से आरजेएस को टारगेट करो। और मैं बिल्कुल खुले मन से कहता हूं हिंदी माध्यम के उन छात्रों से जो ये समझ के चलते हैं ना अपने आप को कि भाई हम मीडियम में कैसे लड़ेंगे और कैसे लड़ेंगे, आपको लड़ना पड़ेगा सर, दूसरा कोई रास्ता नहीं है ऐसा कि आप बच जाओगे बिना लड़े। आपको, आप अपने स्टेट चयन करिए, मध्य प्रदेश देखिए, कोई एक ऑल्टरनेटिव स्टेट मजबूत रखिए और सर का मार्गदर्शन रखिए जो आपसे मिलता जुलता है। लीगल ऑफिसर की आ रही है, अब जैसे एपीयू का बहुत अच्छा आपके पास टारगेट है। अब ये सब देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, अपन सोचते हैं ना कि मैं एपीयू नहीं बन सकता, मैं आरजेएस ही करूंगा, ये सब चीजें अपन बनने के बाद कहें तो ठीक लगती हैं यार। तो कहीं ना कहीं आप ये बात मान के चलिए कि अब एपीओ की भी आप तैयारी कर रहे हैं, आरजेएस की भी आप तैयारी कर रहे हैं ना, अपने उस मार्ग को मजबूत रखिए। और सर आपको निश्चित तौर पे, अगर आपकी इच्छा शक्ति है ना, तो आपको उसमें भी मदद करेंगे। ऐसा नहीं है कि सर मध्य प्रदेश में मदद नहीं करेंगे, मेरी मदद सर ने मध्य प्रदेश में करी है। मेरा इंटरव्यू कॉल था तो उससे पहले मैं सर से मिला हूं, बातचीत करी है मैंने खुद ने ही कभी मदद ना ली हो तो बात अलग है, और वो आपके साथ भी होगा कि आप खुद बचोगे सर की मदद से कि यार मैं सर के पास जाऊं या नहीं। लेकिन आप भरोसा रखिए और इस चीज पे पूरा तरीके से जीवित रहिए कि नहीं भाई मेरे को करना है,
जो करना है। इस संदर्भ में मुझे एक बात और याद आती है जो मैंने कल आपके लिए एड्रेस की थी कि ये मुझे इस प्रॉब्लम को, क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब हम इस जर्नी को जीते हैं तो लेक ऑफ फोकस की भी समस्या हमारे पास होती है कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो एक बात बिल्कुल रख लीजिए, दुनिया में एक सिद्धांत है जो कृष्ण बताते हैं, मैं उसको फॉलो करता हूं। और कृष्ण है ना बहुत ही सादा सिद्धांत बताते हैं बिल्कुल। मैं एक बात बताऊं, आप किसी ऋषि से सुनेंगे, मुनि से सुनेंगे और कोई बाबाओं से सुनेंगे, उसमें मिलावट हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन कृष्ण की बात जो गीता में है ना उसमें कतई मिलावट नहीं है, 0% भी। और वो हमेशा कहते हैं, गीता का एक श्लोक है जो मुझे बहुत याद आता है, मैंने इस संदर्भ में मेरा काम किया, तो उन्होंने बोला असंशयम अभाव मनोधुनि ग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय और वैराग्यम तु ग्राह्यते। समझ पाए? मैं समझाता हूं कि भाई मन के संशय को दूर कैसे करें। आपको डाउट आता है ना मन में कि यार हम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो इसको दूर करने के कृष्ण ने 2 तरीके बता दिए प्रत्यक्ष तौर पे। पहला तरीका बता दिया अभ्यास, आया ना अभ्यास तु कौन्तेय, कौन्तेय का मतलब अर्जुन, और वैराग्यम तु ग्राह्यते, और दूसरा तरीका बता दिया वैराग्य। अब अभ्यास कैसे है? अभ्यास ये है कि आप उस प्रोसेस को एंजॉय करो। अगर आपको लिखना है तो लिखो, एमसीक्यू करने तो करो, आंसर राइटिंग सर के पास करनी है वो करो, ये अभ्यास रखो आप। पहला तरीका उस प्रेशर से बचने का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है वैराग्य। अब वैराग्य का तरीका तो यही है कि जो कुछ व्यक्ति न्यूसेंस करने वाले आपको इस यात्रा में मिलेंगे, उनसे आप ये मन के चलो कि अपने को किसी से कोई ऐसी चीज नहीं बोलनी है कि किसी का अपने का भी दिल दुखे, सामने वाले का भी दिल दुखे। आप बस उनसे प्रभावित रहने की कोशिश करो और फोकस इधर करो। तो मैंने आपको बताया अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यम तु ग्राह्यते। दूसरी बात, कृष्ण की बात के बाद में एक अपने पास में कोई भी एक हॉबी आप ऐसी जरूर डेवलप करो जो आपको इस प्रोसेस को झेलने में मदद कर दे, चाहे वो मदद आपकी किसी भी स्तर की हो। जैसे मेरा एक है कि भाई मैं जब भी मुझे लगता है तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां पढ़ लेता हूँ, मुझे बहुत पसंद आती हैं। और आप संयोग देखो, आपकी ऊर्जा अगर अच्छी होती है ना, तो मैं सर के माध्यम, सर को भी इस संदर्भ में मैं शायद शेयर नहीं कर पाया हूँ, इंटरव्यू में जब मेरा बोर्ड था, तो आप सोचो आपकी ऊर्जा कितनी काम आती है, आपका ऑरा कितना काम आता है। उन्होंने मुझसे पूछा, मेरी हिंदी उनको अच्छी लगी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई सर ने कहा कि तू स्मार्टली अपना इंटरव्यू जीके और तथ्यों पे चलाना। मैं कहा हाँ सर, सर आपने कही थी ये बात। तो सर ने ये बात मुझे कही तो वो मेरे दिमाग में जीवित थी कि मैं और जगह बैटिंग करूंगा, वहां अच्छी बैटिंग करूंगा वहां भी। तो वो स्मार्ट बैटिंग होती है, आप जब दूसरे फील्ड को भी कवर करते हो ना। अपने पता है जुडिशरी में समस्या क्या है? अपनी जुडिशरी में समस्या ये है कि अपन एक एलिट वर्ग में चले जाते हैं और उसके बाद फिर राष्ट्र की समस्याओं से अपने को मतलब नहीं होता, फिर इंटरव्यू के फेज में शिकार हो जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जीके के पोर्शन को हम अवेयर रह के काम करें। निबंध में भी काम आएगा आपको। देखो इसके फायदे कितने हैं। जो व्यक्ति निबंध अच्छा लिखते हैं, जैसे हमारे पिछली बार 33 मार्क्स थे हिंदी में, एसेज में, तो क्यों? क्योंकि हम निबंध अच्छा, एमपी में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो इस वजह से, क्योंकि मेरी जीके की स्थिति कैसे मजबूत हुई, निबंध की स्थिति कैसे मजबूत हुई, कि मैं जीके पढ़ता हूँ, अखबार से टच में रहता हूँ। पहला। दूसरी बात, जब आप वहां इंटरव्यू बोर्ड में मैं गया, वापस मुख्य बिंदु पे आऊं, तो सर ने वहां मुझे, मैम ने पूछा था, एक मैम थी जो माननीय उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति हैं, उन्होंने मुझे पूछा कि भाई हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। पूछ लिया कि आप हिंदी में तो बोल रहे हो, अब आपकी क्षमताएं देख लेते हैं क्या है। तो मैंने कह दिया मैम 14 सितंबर। विद इन ए सेकंड मतलब मेरा जवाब आया, तो उनको लगा कि हाँ भाई। फिर पूछा कि आपके पसंदीदा कवि कौन है, जिनको आप सुनना पसंद करते हो, पढ़ना पसंद करते हो। तो मैंने कहा मैम मेरे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को मैं जरूर पढ़ता हूँ। तो अब उसके बाद मुझे पता था ना लीडिंग क्वेश्चन कहाँ मिलेगा मुझे, अरे सूचक प्रश्न, समझ रहे हो, एविडेंस एक्ट में, तो वो मुझे कहाँ मिलेगा, तो वो मुझे मिलेगा इस कविता सुनाने के बिंदु पे। और अगर मैं उस पॉइंट पे पहुंच गया तो फिर इंटरव्यू अपने आप अच्छी स्थिति में जाएगा, क्योंकि आप इंटरव्यू में अपने मन का काम कर सकते हो। इससे बढ़िया क्या स्थिति है। तो उन्होंने कहा आप 2 पंक्ति सुनाओ। तो मैंने कहा, अब वो पंक्तियां भी देखो वहां रिलेवेंट थी, सुसंगत तथ्य होता है ना एविडेंस एक्ट में, 3 तरीके के तथ्य हैं मुख्य रूप से, 2 हैं। तो उन्होंने वहां जब मुझे पूछा तो मैंने सुनाई कि जाने नौका तट छोड़ चली, अब पता नहीं किस ओर चली, यह बीच नदी की धारा है, सूझता कोई कूल न किनारा है, अब लील मुझे यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। जब मैंने ये बात उनको बोली तो उनको लगा कि यार यहाँ पे बिल्कुल ही रिलेवेंट कविता इसने इस संदर्भ में बोली है, तो वो खुश हुए मुझे। इवन मैं एक बात बताऊं, सीपीसी की भी एक समस्या आई थी। आप देखो एनर्जी महसूस करना, बोर्ड कैसी एनर्जी पे काम करते हैं जो माननीय बोर्ड है। ऑर्डर 37 पे समस्या चली और वो एक प्रोसीजर की समस्या थी, मेरे को समझने में कुछ गलती हुई थी वहां पे।
तो माननीय जो मेरे जो बोर्ड के सदस्य हैं, जो वो मुख्य सदस्य थे न्यायमूर्ति, वो उठकर मुझे बेरेक सौंपे कि आप इसमें देख के बता दीजिए हमें कि इसमें ये बात कहाँ लिख रही है। तो जब वो उठे ना, तो उससे पहले मैं उठा, तब मुझे महसूस हुआ कि वो खुश हैं और वो चाहते हैं कि मैं उसका उत्तर दूं। अगर आपकी एनर्जी शुरू से अच्छी रही है तो क्यों चाहेंगे कि वो आपको नंबर नहीं दे रहे हैं या ऐसी चीजें। किसी भी चीज में आप ये सब मत सोचिए, आप सिर्फ प्रोसेस का मजा लीजिए। और मुझसे, जैसा कि सर ने, अब देखिए सर की एनर्जी कैसे काम आई, वह मैं बताता हूँ आपको। सर ने कहा था तू जीके पे खेल लेना। मैं कहा सर खेलेंगे बिल्कुल, जहां बैटिंग करवाई जाएगी, जैसी पिच होगी उस पिच पे खेल लेंगे। तो मेरा पहला प्रश्न जीके का आया। उन्होंने मुझसे पूछा कि राजस्थान के आसपास के राज्य कौन से हैं। मैंने कहा सर दिशा के साथ बताऊं, डायरेक्शन वाइज। कह रहे हाँ दिशा से बताओ। मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, तो ये सारी चीजें बताई ना, तो उनको लगा कि हाँ यार ये व्यक्ति नॉलेजेबल है। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा कि ऐसी कौन कौन सी रिवर्स हैं, कौन कौन सी नदियां हैं जो इंटर स्टेट बहती हैं, कि जो राजस्थान में भी बहती है और अन्य राज्यों में भी जाती हैं। 2 से 3 स्टेट बताओ जहां वो जाती हैं। अब इसके लिए मैं फिर तैयार था, क्योंकि सर ने कही थी मेरे से कि बैटिंग अच्छी करनी है जीके में। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने वहां बताया सर कि चंबल राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। घग्गर हरियाणा से एंट्री लेती है। माही राजस्थान की मध्य प्रदेश से आती हुई बांसवाड़ा डूंगरपुर की स्थिति बनाती हुई निकलती है। तो फिर वो समझ गए कि हाँ भाई ये जवाब दे। फिर तीसरा प्रश्न आया कि क्या नर्मदा का संबंध है राजस्थान से। मैं सर नर्मदा का प्रत्यक्ष संबंध तो देखने को नहीं मिलता राजस्थान से, लेकिन मैंने सर एक सुंदर संबंध जरूर है। यही लैंग्वेज यूज करी थी मैंने। तो बोले क्या सुंदर संबंध है, वो बोले मुझे। फिर वो बीच में टोके, क्या अभी क्या बोले हो, क्या बोले हो। मैंने कहा सर सुंदर संबंध है। कि यार ऐसे शब्द तो हमने कभी सुने ही नहीं हमारे जीवन में यार। कह रहे बताओ क्या सुंदर संबंध है। मैंने कहा सर एक नहर निकली है नर्मदा से। तो कहाँ निकली है। मैंने कहा सर मैं सोच पा रहा हूँ। कह रहे सांचौर में निकली है क्या। तो मुझे लीडिंग क्वेश्चन था, मुझे मिल गया था कि मेरे 3 क्वेश्चन मेरी मदद कर रहे हैं। मैंने कहा सर हाँ सांचौर में निकली है। तो सर बोले कि हाँ। अब इसके बाद फिर वो आए मेरे क्रिमिनल पार्ट पे। मेरा चूंकि मास्टर्स जहाँ था, आप समझिए इंटरव्यू कैसे चल रहा है, इसको समझने की आवश्यकता है। ये चीजें बताने का मेरा ये नहीं है कि मैं यहाँ एक ज्ञान व्याख्यान करके चला जाऊं, इसलिए कि आप इस चीज को वहां लागू कर सको। सर ने कहा जीके पे खेलना, वो मैंने बैटिंग कर ली। उसके बाद वहां दूसरी चीज क्या आती है। फिर आए वो लॉ पर। तो लॉ पर उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछे। लॉ में प्रश्न सर बहुत ही एक अच्छा प्रश्न उन्होंने सर मेरे से उस संदर्भ में शेयर करूंगा। और आप सोचो सर वो प्रश्न, जब भी सर वैसे माइनर्स की क्लास कम लेते हैं पहले, लेकिन मैं जब से समय था तो सर ने क्लास ली थी माइनर्स में। सर ने जेजे एक्ट के समय वो समस्या बताई थी, और वही समस्या मुझे वहां देखने को मिली उस समस्या का। और सर उस क्लास में है ना, उस बात को 1000 बार बोलते हैं, लेकिन हम चूंकि क्या है, जीवित दिमाग से तो बैठते नहीं, मृत दिमाग से बैठते हैं। इधर से जा रही है उधर से निकल रही है। वो क्या समस्या है सर। उन्होंने मुझसे पूछा भाई कि जेजे में आप एक बात बताइए, आपको मजिस्ट्रेट या बोर्ड में बैठा दिया जाता है, वहां प्रधान मजिस्ट्रेट वगैरह होते ही हैं जेजे एक्ट में। तो आपके सामने एक ऐसा बालक आता है, जो बालक बिल्कुल ही गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है, लावारिस किस्म का बालक है। फिर उन्होंने ये भी कहा इससे ज्यादा हम शब्द यूज नहीं करेंगे, वो शब्द ठीक नहीं रहेंगे, आप समझ जाइए। मैंने सर ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप उस बालक का ट्रायल कैसे करेंगे, और सबको लग रहा है वो वयस्क है, आपको लग रहा है वो माइनर है। तो हमने कहा सर कि हम इस संदर्भ में सुसंगत विधि की मदद लेंगे। कि कौन सा सेक्शन याद आता है। मैं सर सेक्शन 94 याद आता है। कि क्यों याद आता है। मैं सर कहता है कि मेट्रिकुलेशन वगैरह की मार्कशीट दिखवा लीजिए एक बार। कह रहे वो तो पढ़ा लिखा ही नहीं है। तो मैंने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी स्थिति भी नहीं है तो कुछ पंचायत वगैरह का किसी का कुछ उसके पास सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं है। मैंने सर तो फिर अस्थि जांच करवाएंगे। यार वो भी नहीं है उस जगह सुविधा, अब बताइए क्या करिए। अब वो वहां प्रेशर चेक हो रहा है। फिर मैंने कहा सर हमेशा भूलते हैं क्लास में, ये दांडिक विधि का सामान्य नियम है, पर याद नहीं रहता ना। आप अभी अवतार सिंह में पढ़ोगे या कहीं पढ़ोगे, किसी भी किताब में पढ़ोगे, परांचवे में ये बात 100 बार लिखी रहती है, लेकिन सर की बात वहां याद आती। तो मैंने कहा सर अगर मेरे पास कोई विकल्प ही उपलब्ध नहीं है अंतिम तौर पे, कुछ ही नहीं है, तो फिर सर क्योंकि मुझे दांडिक विधि का वो मान सिद्धांत याद आता है। तो उन्होंने फिर लीड किया कि कौन सा मान सिद्धांत। मैं कहा सर कि क्रिमिनल लॉस का जो व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है ना, वो अभियुक्त के फेवर में होनी चाहिए सर। और अगर तो आप बहस, मैं कहा सर मैं बिल्कुल भी बहस की तरह ट्रायल नहीं करूँ। तब उन्होंने मुझे बोला कि गुड, वेरी गुड। तो ये चीजें कैसी हैं, ये चीजें किसी किताब में से तो याद नहीं आई मुझे उस समय पे, लेकिन आप क्लास में इस चीज को जीते हैं ना, तो ये मदद करती है ऐसी चीज। तो आप सोचो कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट था उस इंटरव्यू का। वो बहुत खुश हुए इस प्रश्न से, जिस तरीके से मैंने उनको जवाब दिया। तो मुझे समझ में आगे लग गया था कि ये संतुष्ट हैं। दूसरे भी फिर एक लीड देते जाते हो। एक लीड का बताता हूँ, आप देखो स्मार्ट स्टडी कैसे होती है। जब हम वहां पे प्रविष्ट हुए तो उन्होंने मुझसे पूछा सर कि आप यहाँ आए हैं, आप एक बात बताइए, संविधान में व्यक्ति कौन कौन से अधिकार हैं, है ना। अक्यूज्ड के राइट के विषय में बात करी उन्होंने। तो अपन सभी जानते हैं अक्यूज के राइट। आर्टिकल 20 की बात कर लें, आर्टिकल 22 की बात कर लें, सीआरपीसी भी बहुत अच्छे संदर्भ में बताती है, नई बीएनएसएस में भी प्रावधान है। तो
उन्होंने मुझसे सिर्फ एक प्रत्यक्ष रूप से एक बात पूछी कि अब आप मुझे बता दीजिए ये नोटिस क्यों देते हैं अभियुक्त को आप गिरफ्तारी से पहले, किन मामलों में देते हैं? तो मैंने उसको 41A को क्लियर कर दिया उनको। तब वो मुझे बोले, पर मैंने जब क्लियर किया, अब मुझे पता है यहाँ के बाद कोई क्वेश्चन अच्छे स्तर का ना, ये ऐसी प्रॉब्लम बन सकती है, आप सोचो बन सकती है ना वहां के बाद में, क्योंकि वो तो एक्सपर्ट्स हैं। तो मैंने कहा सर माननीय उच्चतम न्यायालय बार बार इस 41A पे नोटिस कर चुका है और ध्यान दे चुका है और उसको आवश्यकता को बता चुका है। सर यहाँ से उनको फिर लीड मिला कि कौन सी रूलिंग है माननीय उच्चतम न्यायालय की, मिल गया ना, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग बता दीजिए आप। फिर हमने उनको लीड किया दोबारा कि सर अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य की एक रूलिंग है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने आवश्यकता जताई है। ये चीज होने के बाद आप सोचिए फिर, अब वो भी इतना उस पद पर बैठे हैं, संवैधानिक पद पर, तो वो कितने स्मार्ट हैं। तुरंत मैडम ने मुझसे प्रश्न पूछा कि भाई अब आप ये बताइए कि आप कह तो रहे हैं अर्नेश कुमार की रूलिंग, जो मैंने समस्या सर को भी बताई थी कि बिल्कुल सही है, लेकिन रिसेंट कौन सा ऐसा केस लॉ है जिसमें अर्नेश कुमार की रूलिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फॉलो होनी चाहिए बाध्यकारी प्रावधान है। तो अब ये प्रश्न फिर मेरे ऊपर था। मैंने कहा मैम फिर मुझे एक महान केस याद आता है इस संदर्भ में जो मैंने पढ़ा था। कह रहे कौन सा? मैंने कहा सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माननीय उच्चतम न्यायालय ने आवश्यकता जताई है कि आप, फिर वो समझे तो वो चुप हो गई, मैं वहां पे वो बोली नहीं, वो देखी। फिर सर पूछे मुझे उन्हें कि आप संतुष्ट हो जवाब से? कि सर बिल्कुल यही रूलिंग है, सबसे फेमस रूलिंग। रूलिंग तो और 10 भी है, अब आप कोई और रूलिंग बता रहे हो, एक मोहम्मद अशफाक की और भी 2-3 रूलिंग है, लेकिन आपको रूलिंग वहां वो बतानी है जो सबसे प्रोमिनेंट रूलिंग है, ये चीज है। तो इस संदर्भ में फिर वो संतुष्ट हुए कि हाँ भाई ये स्थिति चल सकती है। ऐसे ही अब आप देखिए सर कभी एसआर पढ़ाते हैं, पता है मैंने सर को ये बात अनुभव शेयर भी किया। आप सोचिए सर की बात वहां मेरे कैसे काम आई, मैं आपको बता रहा हूँ, ये खुद का अनुभव है मेरा व्यक्तिगत। सर की बात मेरे काम आई कि जब हम क्लास में पढ़ते थे ना तो सर हमेशा कहते थे अरे भाई देखो तुम बन जाओ ना मजिस्ट्रेट वगैरह, तो एक चीज समझ लेना, ये अतिक्रमण के मामले हो गए जिसमें जनता जुड़ी रहती है ना, एंटरटेन नहीं करने स्टे स्टे बिल्कुल भी, समझ रहे हो, खारिज करो इनको। सर आप बोलते हैं ये बात हमेशा, तो कह रहे पब्लिक का जहां बात आ जाए खारिज करो तुरंत, सर हटाओ उनको। तो मेरे को समझ में आई उस समय पे, मैंने लिख रखा है सीपीसी के एक्ट में लिख रखा है 91-92 पढ़ते हैं ना, तो मुझे लगा इस समय पे कि यार सर ने इतनी बड़ी बात की जज बन जाओ तो ये चीज ध्यान रखना, तो मैं तो रखेंगे ध्यान। अब वो ध्यान का भाई वो इंटरव्यू में ध्यान आई, इतने प्रेशर में उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा कि आप एक बात बताइए अंशुमान जी, आप एक जगह पे न्यायाधीश लगे हुए हैं, यही भाषा थी उनकी, तो बांध बन रहा है बहुत बड़े स्तर पे और गांव की आबादी है आराम से हजारों में, और उन व्यक्तियों की खेती की जमीन जा रही है पूरी, और उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। अब आप मुझे ये बताइए कि आप उस मामले में इंजंक्शन अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे? तो मुझे सर की बात याद आ गई कि अगर मैं इनका गांव की आबादी 4,000 है, 5,000 है, और पानी पीने वालों की संख्या 50 लाख है, 20 लाख है, 10 लाख है, तो बड़ा हित तो वही है। फिर उन्होंने मुझे तुरंत क्रॉस क्वेश्चन किया कि आपकी थ्योरी तो बिल्कुल सही है, आपने थ्योरी बता दी, लिख खा रही है ये बात? तो मैंने कहा सर मैं थोड़ा सोचना चाहूंगा, मैं समय से। तो कह रहे एसआर में लिख रही है क्या कहीं? एसआर तुरंत पिक्चर में आ गया कि एसआर, फिर उन्होंने बोला मैं हाँ सर लिख रही है। तो उन्होंने कहा सेक्शन बताओ, अभी पता चले ना कि अपन इस संदर्भ में केवल बहानेबाजी कर रहे हैं या अपन को वास्तव में कानून की जानकारी है। मैंने कहा सर धारा 41 का बिंदु जे के याद आता है, एच ए पॉइंट है सेक्शन 41, जो कहता है कि आपकी जो अपसंरचनात्मक परियोजनाएं हैं, ऐसे प्रोजेक्ट हैं, वो आपको कैसे ट्रीट करने हैं, उनमें आपको स्टे की कार्रवाई के लिए नहीं है अगर उनसे बड़ा हित प्रभावित हो रहा है। ये सब चीजें फिर उन्होंने कहा ये कानून की एप्लीकेबिलिटी होती है, बोले वो मुझे उस समय पे। तो इस चीजों को ध्यान रखते हुए हमें क्या चीज समझ में आई कि क्लास में आप अटेंटिव रहिए, मरे हुए दिमाग से बैठे हैं, जो जा रहा है डेटा प्रोसेस कर नहीं रहे हो, इधर डेटा गया इधर से निकाल दिया, प्रोसेस डेटा हो नहीं रहा है, तो फिर क्लास का मतलब क्या है? ये चीज एक समझने की चीज है, और सर के साथ है ना जीवित दिमाग से पढ़िए आप। देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, आज के इस इतने मेटेरियलिस्टिक एज में, युग में, गुरु बनना बहुत आसान है, लेकिन गुरु की मेरिट मेंटेन कर पाना बहुत कठिन काम है। और अगर आपको ऐसे लगते हैं ना कि एक तो सर का बहुत साधारण और सहज नेचर है, सरल स्वभाव है, उसका आप लाभ उठाइए। और लाभ कैसे उठेगा कि आप चाहे ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए, चाहे आप अर्बन से आए, चाहे रूरल से आए, आप आराम से सर से जुड़ सकते हैं, इस संस्थान से जुड़े हुए हैं, तो इसको महसूस करिए। दूसरी बात, इस संदर्भ में मुझे एक वैल्यू और याद आती है जो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं, आपको काम आए शायद कभी। सबसे बड़ी पॉइंट जिस पे हम चल रहे हैं कि नादान की दोस्ती और जी का जंजाल। कंपनी तो कम से कम ऐसी चुन लीजिए आप कि जो आपको उठा ना सके तो गिरा ना सके। समझ रहे मेरी बात? अपन चाय की थड़ी पे बैठे हैं आराम से, 2 घंटे जा रहे हैं अपने, और अपन सोच रहे हैं कि मैं पढ़ाई की बात तो करता हूं,
इस चीज़ की कोई रिलेवेंसी है नहीं मामले में। सर ने भी मुझसे एक रिलेवेंट फैक्ट पे क्वेश्चन पूछा था मॉक इंटरव्यू में। सर ने उससे कहा था कि आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। याद है सर वो सेल्फ स्टडी जो उस पर बात करी थी आपने चयन पे। सर ने मुझसे, जैसे यहाँ माननीय बोर्ड थे उस समय पे, जो डीजे साहब हैं, उन्होंने मुझे पूछा, याद आया एक प्रश्न कि भाई हमें यहाँ आप इनका मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं, तथ्य क्या है? तो मैंने कहा सर रिलेवेंट फैक्ट। तो फिर फैक्ट एंड इशू क्या है? मैंने सिलेक्शन होना। तो सर उस समय पे एक सेकंड में बोले कि यार एक सेकंड में ऐसा जवाब दिया, तो आपका रिलेवेंट फैक्ट नहीं है, वो है ही नहीं रिलेवेंट फैक्ट। सेक्शन 11 में भी नहीं आएगा इंडियन एविडेंस एक्ट में। सेक्शन 11 में भी जो कहीं फैक्ट रिलेवेंट नहीं होते वहां भी नहीं है वो, क्योंकि वो टोटली इररिलेवेंट फैक्ट है और जिसका मामले से प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष कोई संबंध ही नहीं है। और आप वहां बैठ के टाइम खराब कर रहे हो, आप उन लोगों को एंटरटेन कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए। तो उन लोगों का तो साथ भाई छोड़ ही दीजिए जो आपको न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, जो आपके लक्ष्य को नहीं समझ पाए, तुरंत प्रभाव से साथ छोड़िए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस बात का, प्रत्येक व्यक्ति वापस आएगा, और नहीं आएगा तो आप बहुत आगे जाओगे। आप ये मत सोचिए कि यार ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये सब चीजें बिल्कुल मत सोचिए। जो लक्ष्य में मदद करे, जो साथ दे, वो व्यक्ति अपना है। और जो नहीं साथ देना भाई, तो फिर अपना अकेला चलना बहुत भला है। आप इस बात को समझने का, मेरा ये नहीं है कि सिर्फ मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, गलतियां होती हैं अपने से। तो इमेच्योर लोगों का साथ आप तुरंत प्रभाव से छोड़िए, क्योंकि वो आपको मंजिल में नहीं पहुंचने देंगे, क्योंकि आप तो सही यात्रा पे चल रहे हो, वो अपने स्वभाव से। तो इस चीज से बचने का प्रयास करिए। सर ये सेशन थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि जितने भी समय हमने बिताया है साथ में, इस समय को एक एक क्षण आपके दिमाग में रहे। एक पॉइंट और है जो, क्योंकि मैं एड्रेस, कल मैंने सर को रात में 2 बजे फोन कर दिया, ये देखो आप 2 बजे मेरा सर को फोन गया। मैं कहा सर, मैं तो सर सो रहे थे और सर इतने प्रेम से मुझे बोले हमेशा की तरह, अंशुमान। सर मेरा नाम यही लेते हैं, वैसे मेरा नाम अंशुमान वशिष्ठ है, पर सर के लिए मेरा नाम अंशुमान है। तो सर मुझे बोले अंशुमान। तो मैंने कहा सर, वो कह रहे नींद नहीं आ रही। मैंने कहा सर नींद तो अब ठीक है, थ्योरी लागू हो रखी है, ज्यादा सुख और ज्यादा दुख वाली, तो उसमें नींद आती नहीं है। लेकिन हाँ, फिर बोले कि क्या हुआ? मैं सर कल मुझे जिस टॉपिक पे बात करनी है उसमें मैं एक पॉइंट फ्रेम कर रहा हूँ, तो सर सोचे कि इसको 2 बजे भी चैन नहीं है, ठीक है। ये कल 2 बजे की बात है, इसमें तो सर आपके सम्मुख खड़े ही हैं। तो मैंने कल एक चीज लिखी थी जो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके कुछ काम आ जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कि इस अप्रोच में जब भी आप काम करो ना, तो एक यार एनर्जेटिक रह लो रे यार। अगर आप एनर्जेटिक नहीं रहे ना भाई, तो ये बात मान के चल लो कि आपको हानि किसी भी फेज में हो जाएगी। जील होना चाहिए आपके अंदर, एक एंथुजियाज्म होना चाहिए कि नहीं नहीं करेंगे यार, हम ही करेंगे। इसमें मुझे राहत इंदौरी का एक शेर बहुत याद आया था, मैं पढ़ता भी था उसको, कि राह में खतरे भी हैं तो डरता कौन है, मौत कल आए आज आ जाए, डरता कौन है। तो ये सब चीज अपने अंदर होनी चाहिए ना, कि यार अपन चल रहे हैं जिस यात्रा में, तो कम से कम एक झील से तो चले, चुना हुआ तो आपका ही लक्ष्य है। ऐसा तो है नहीं कि कोई आपको मजबूरी में भेज दिया है यहाँ, और कुछ को भेज दिया होगा तो वो तो रवाना हो लेंगे थोड़े बहुत समय में। तो ये चीजें जब आपने खुद ने चुना है तो झील रख लो यार, एक बार तो उस समय जी लो और मर लो। जवानी का मजा भी तभी है। जवानी में अगर कोई किस्से नहीं है ना व्यक्ति की में, तो फिर मजा भी नहीं है। भगत सिंह के किस्से थे तो राष्ट्र जीवित है। गलत कह रहा हूँ क्या मैं बात? जब वो लोग अपनी जवानी का यूज कर सकते हैं, साधारण अति साधारण जो लोग हैं वो देश के राजा बन सकते हैं, हाईएस्ट अथॉरिटी तक पहुंच सकते हैं, चाहे न्यायपाल का हो चाहे कार्यपाल का हो। तो आप सोचो फिर अपन तो यार जवानी का यूज कर ही सकते हैं, यही तो समय है। और उसके बाद तो वही सब चीजें डर्रे पे जीना है। तो एक बार इसको यूज कर लो ढंग से। और एक बात फिर कह देता हूं आपसे, सर की बात को मत टालना। और एक बात बताऊं, आशीर्वाद मिल जाए ना सर का आपको, जैसे मुझे मिल रखा है, क्योंकि कल मैं सर के पास आया था, मुझे आशीर्वाद की स्थिति तो थी कि सर मेरे संदर्भ में क्या सोचते हैं, ये तो मुझे अच्छे से पता था। कल मैं सर के पास आया तो सर मेरे से गले लग के रोए यार। वो मोमेंट है ना, मैं मेरी जिंदगी में, मतलब जब मेरी मृत्यु का क्षण होगा ना और मुझसे कोई पूछे, तो उन खास लम्हों में से एक है सर, 100% है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इस संदर्भ में कह रहा हूं कि जब मैं सर के पास आया और सर मुझसे गले लग के रोए, तो मैंने रुमाल निकाला मेरी जेब से, और उस समय मुझे महसूस हुआ कि गुरु में पिता भी वास करते हैं यार, और इस चीज को आप समझो। तब मुझे महसूस हुआ कि आपके हाथ पकड़ने वाले मिलेंगे आपको, अगर आपने इस चीज में दिखाया ना, तो इस चीज को महसूस करो आप। और प्रिविलेज मत मानो आप इन चीजों को कि मिलता ही है आजकल, तो ये सब चीजें कोई प्रिविलेज नहीं है, लेना पड़ता है ये सब चीजें। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, रिलेंटलेस अप्रोच, लगातार प्रयास, और सबसे इंपॉर्टेंट दृढ़ मानस।
और पढ़ा करो आप इस संदर्भ में। यार एक बात बताओ, मैं फिर कहता हूं आपसे, हम राजस्थान की भूमि से आते हैं, राणा सांगा जैसे शासक हैं, 80 गांव शरीर पे, एक हाथ, एक पैर, एक आंख नहीं। और आप सोचो, वो लोग युद्ध के मैदान में, और बाबर लिख रहा है तुझ के बाबरी में अपनी आत्मकथा में कि भाई अगर मेरे को जिंदगी में किसी से डर लगा तो संग्राम सिंह से लगा, ये लिखा है उसने। तो अपन उस भूमि से आते हैं यार। यहाँ के लोग जब खड़े होते हैं तो अब हमने इस स्थिति में कि अपन लड़ने पे डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो फिर ये चीजें थोड़ी चिंतित करने वाली। तो इसलिए गुरु का आप सम्मान रखो, और संस्थान से जुड़े हो तो ये सौभाग्य है आपका। मैं आपसे यही कहूंगा अंतिम क्षण पे। माता पिता की भूमिका पे मैं एक बार जरूर बात करूंगा। गुरु का स्थान मैंने उनसे आज पहले रख लिया, मतलब गुरु का स्थान पहले रखा। माता पिता देखिए सर, भगवान तो मैंने हमेशा कहता हूं, मैं प्रत्यक्ष नहीं देखे हैं अभी तक, सिर्फ महसूस करिए उनकी एनर्जी। लेकिन प्रत्यक्ष भगवान यदि मैंने कहीं देखे हैं तो वो देखे हैं माता पिता के रूप। और माता पिता का आपको आशीर्वाद है। कई बार ऐसा होता भी है कि एक, जब भी बिल्कुल खुली हुई बात है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपकी 100% बातों से सहमत नहीं होते, आप उनकी 100% बातों से सहमत नहीं होंगे, एक असहमति की स्थिति बन सकती है। लेकिन जब भगवान का जो आदेश होता है, जो इतनी बड़ी चीजें होती हैं, तो कुछ हम मान लेते हैं, और वो चूंकि हमसे इतने जुड़े हुए हैं खास तरीके से, वो आपको समझेंगे, इस प्रोसेस में पूरा साथ देंगे। वो आपको धन से, हर चीज से मदद करते हैं, इवन वो अपनी स्किन देने भी तैयार हैं आपको। तो जो माता पिता इतना आपके लिए कर रहे हैं, एक बार सुबह उठ के एक बार उनके लिए विचार करना तो जायज है कि हम यार रह क्यों रहे हैं। ये उद्देश्य आपके दिमाग में होना चाहिए यार। और फिर यार उद्देश्य इन जीवन तो मृत्यु है, मैं तो यही मानता हूँ, बिना उद्देश्य के जिए तो क्या जिए, यही मैं आपसे कहूंगा। अंतिम तौर पे, अंतिम शब्दों में, सेशन बहुत लंबा है, लेकिन आपके लिए एक क्षण मैंने इसी चीज से सोच के रखा है कि आपको ये चुनौतियां ना देखनी मिले। और इस संदर्भ में सर की भूमिका को फिर रेखांकित कर रहा हूं, और फिर कह रहा हूं मैं इस संदर्भ में कि सर के लिए आप पूर्ण समर्पित भाव से रहिए, और सर की बातों को मान लीजिए। बस इफ एंड वर्ड्स मत करिए कि नहीं भाई मैं तो अपनी चलाऊंगा, तो फिर एक बात मानिए, समय लगेगा। और मैंने ये चीजें सीखी हैं समय के साथ में, इसलिए इस चीज को विशेष तौर पे ध्यान रखिए। एक चीज अंतिम तौर पे एड्रेस करूंगा आपको, जो मुझे लगता है कि आपका मन का रोबस्टनेस, स्ट्रिक्टनेस और आपका रवैया, ये चीजें निर्धारित करता है। कैसे करता है कि क्या दुख है समंदर को जता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आंख तक आ भी नहीं सकता, तू छोड़ रहा है मुझे इसमें खता तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। आगे सुनिए, वैसे तो एक कतराई बहा ले जाए मुझे, ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। तो ये चीज आपको बिल्कुल मन में रखिए कि मन से रोबस्ट रहिए, सर के साथ जुड़े रहिए, और पॉजिटिव भावना से तैयारी करिए। बाकी जब सर मुझे निर्देश देंगे मैं आपके से मिलता रहूंगा। मैं तो चाहता हूँ इस संदर्भ में, और इस बीच में जो भी मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मैं माफी चाहता हूँ आपसे। धन्यवाद अंशुमान, मेरी बहुत तारीफ कर दी। एक बात मैं बताना चाहूँगा, अभी जैसे आरजेएस के मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं, तो मैंने अंशुमान को भी कहा था कि मैंने कहा यार अंशुमान, मॉक इंटरव्यू कहीं और भी देना चाहिए तो दे सकता है, बहुत सारी कोचिंग संस्थान है, एक्सपीरियंस होगा मॉक इंटरव्यू देने से। बट अंशुमान ने कहा कि नहीं सर, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं किसी कोचिंग में कदम तक नहीं रखूंगा। मैंने आज तक किसी कोचिंग का आपके अलावा गेट तक नहीं देखा है। मॉक इंटरव्यू देना है, मैं आपके यहीं दूंगा, एक मॉक इंटरव्यू दूंगा, और बाकी मैं किसी भी कोचिंग में इंटरव्यू देने नहीं जाऊंगा, है ना। तो और पहले जब इसका आरजेएस में तीसरा अटेम्प्ट है, फर्स्ट टाइम आरजेएस में अंशुमान के हिंदी इंग्लिश में 62 नंबर आए थे। पिछला इन्होंने आरजेएस इंटरव्यू दिया था, उसमें 175 या 176 नंबर है, मेरिट 189 रही थी, 179, 3-4 नंबर कम रह गए कि सर मैं इस बार भी असफल रहा। मध्य प्रदेश का भी इन्होंने इंटरव्यू दिया, मैंने कोई बात नहीं, एक दिन आरजेएस तो निश्चित तौर पे बनेगा। समय लगता है, न्यायपालिका में समय लगता है आरजेएस की तैयारी करने में, बट रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। उसके बाद में जेएलओ आया, जेएलओ में सिलेक्शन हो गया। अब मैंने कहा तेरा वो स्टेज आ गई है, अब तू जो भी एग्जाम देगा ना उसमें सब में फाइनल सिलेक्शन होगा, चाहे तू जेएलओ दे, चाहे एपीओ दे, चाहे आरजेएस दे। अब ऐसी कोई एग्जाम नहीं होगी जिसमें तू असफल होगा। जेएलओ में इंटरव्यू में 20 नंबर मिले, आरजेएस में 26 नंबर मिले, और इस बार इसने सफलता प्राप्त की। तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कुछ और कहना चाहता है? हाँ, तो एक चीज मुझे संदर्भ में याद आती है, वैसे पकड़ के कि बीच में ना आपको
कुछ तत्व ऐसे होते हैं, जैसे मेरा जब लीगल ऑफिसर में चयन हुआ था ना, तो कुछ तत्व ऐसे थे जो कहेंगे कि हम आपका नाम ले लेते हैं, हम आपकी ये फोटो लगा देते हैं। कुछ तत्व होते हैं आपके, देखो वो हर जगह हर सोसाइटी में मिलते हैं, हर एग्जाम्स में मिलते हैं। तो मेरे पास भी एक ऐसा ही ऑफर आया कि सर हम आपको ये कर लेते हैं। मैं कहा ऐसा करो, तुम दुगना मुझसे ले जाओ, ठीक है। आइंदा फोन किया मुझे तो दांडिक मुकदमा दर्ज करवाऊंगा तुम्हारे ऊपर, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीजें मैंने सर को आगे बता भी दी थी। मैंने कहा यार कि वफा की भी तो कोई कीमत है व्यक्ति की। आप जिस संस्थान के प्रति रहे हो प्रतिबद्ध, और आप उसने आपको 100% दिया है तो आप भी देंगे। तो मैं ये चीज आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि एक ईमानदारी से अपने को जरूरत है सर। चलिए 2 मिनट का ब्रेक है। आरजेश आकांक्षा बंसीवाल भी आई हुई है, वो भी अंशुमान की तरह किसी भी कोचिंग में नहीं जाती कि सर पढ़ना है आपके ही देना है, वॉक इंटू देना है, यही है। वो तो आप लोगों के बीच में लाइब्रेरी बैठी रहती है। तो अगला सेशन आकांक्षा बंसीवाल का होगा, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक दे।